आज हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं सारंगधर संहिता से। तो सारंगधर संहिता का काल कितना होता है? 17th सेंचुरी एडी। अध्याय इसमें 32 हैं। 3 खंड हैं, पूर्व खंड, मध्यम खंड, उत्तरखंड। पूर्व खंड में 7 अध्याय होते हैं, मध्यम में 12 और उत्तरखंड में 13। नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सारंगधर संहिता में मिलता है। अहिफेन गद निग्रह में प्रथमतः आया है और सारंगधर में इसका नामतः वर्णित है। आसव एवं अरिस्टो में सर्वप्रथम अंतर इन्होंने बताया है और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का प्रथमतः वर्णन यहाँ पे आया है और स्नायु कृमि का प्रथमतः वर्णन इन्होंने बताया है। टीकाएँ हैं इसमें कुछ, जैसे बोपदेव की है प्रकाश व्याख्या 13th एडी में, आडमल की है दीपिका टीका 14th एडी में और रुद्र भट्ट की आयुर्वेद दीपिका 17th सेंचुरी में। काशीराम गूढ़ार्थ संदीपन और गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक हैं और जो कि 17th एडी के हैं। अब यहाँ पे एक कोटेशन आती है मधु कोष्टिका की है, स्थान संश्रमिणम क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यथ लिंगम पूर्व रूप तद उच्यते। तो ये पूर्व रूप के लिए ये कोटेशन आई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मधु कोश की है, लेकिन सारंगधर संहिता के बुक में आया है। दोष कुपित होकर अपने स्थान से हट जाते हैं, जिस भावी व्याधि का ज्ञान करने वाले लक्षणों को उत्पन्न करते हैं वे लक्षण ही पूर्व रूप होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने, और मधु कोश टीका का एक याद रखना है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? विजय श्री करके हम याद करते हैं। मधु कोश विजय श्री की पदवी मिली, यानी कि विजय से विजय रक्षित हो जाएंगे, श्री से श्री कंठदत्त हो जाएंगे। ठीक है, वो विजय रक्षित जो हैं वो 12th सेंचुरी के हैं और इन्होंने जो है टीकाएँ बताई हैं कि अप टू असमरी तक जो है इन्होंने विजय रक्षित ने बताया है और असमरी के बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो श्री कंठदत्त ने पूरे किए हैं। देखो एक कोटेशन देखना, चरक सूत्र 2020 करके लिखा हुआ है। ये वाली कोटेशन हमने 20वें अध्याय में पढ़ी थी। रोगाम आदो परीक्षेत ततो अनंतरम औस्तम तत्कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरेत। तो ये वाली कोटेशन याद होगी। ये चरक सूत्र स्थान 20वें अध्याय की है, जाके एक बार देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कोटेशन नंबर 5 में आते हैं। इसमें ग्रंथ का प्रयोजन, इसमें ग्रंथ के प्रयोजन की बात हो रखी है। तो क्या बोल रहे हैं ये? स्वाभाविक आगंतुक कायिक अंतरा रोगा भवेयु किल कर्म दोष जा। इस तरीके से यहाँ पे कुछ रोगों के बारे में बताया है कि रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो सुश्रुत में हमने पढ़े थे स्वाभाविक आगंतुक शारीरिक और मानसिक, इस तरीके से प्रथम अध्याय में हमने पढ़े थे। और यहाँ पे इन्होंने कैसे बताया? स्वाभाविक आगंतुक कायिक और आंतर। तो ये 4 भेद इन्होंने किए हैं। इन 4 भेदों से कर्मज दोषज और दोष कर्मज रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा सारंगधर बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कोटेशन में लिखा हुआ है प्रथम खंड, जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें मान प्रकरण की बात आती है। तो इसमें ये क्या कहते हैं? देखो प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में परिभाषा तथा द्रव्यों की मात्रा, तोल इत्यादि। द्वितीय अध्याय में भेषज वर्णन, औषधि भक्षण, समय, विधि, द्रव्य के रस, गुण, वीर्य एवं विपाक, 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। फिर उसके बाद 3rd चैप्टर की बात आती है। तो 3rd चैप्टर में नाड़ी परीक्षा है और दूत स्वप्न आदि का वर्णन भी है वहाँ पे। और 4th अध्याय में दीपन, पाचन, अनुलोमन आदि का वर्णन किया है। ठीक है, ऐसे करके हम बाकी चीज़ों की डिटेल भी पढ़ेंगे। जैसे 6ठा अध्याय है, उसमें आहार आदि का वर्णन किया है। ठीक है, गर्भोत्पत्ति, कुमार पोषण, प्रकृति, लक्षण, ऐसे इस तरीके से बात की है। 7वें अध्याय में रोगों की गणना की है और इस प्रकार 7 अध्यायों में प्रथम खंड विभक्त किया है। फिर इसके बाद यह खंड कुल 12 अध्याय में वर्णित है। इसके प्रथम अध्याय में स्वरस है। देखो अब यहाँ पे जो है
और नेक्स्ट इसकी बात आ रही है तो इसमें 12 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में स्वरस है, पुटपाक बनाने की विधि है। दूसरे अध्याय में क्वाथ अंत्य क्रिया बनाने की विधियाँ बताई हैं। तीसरे में फाट, चौथे अध्याय में हिम, पाँचवें में कल्क और छठे में चूर्ण, इस तरीके से बताया। सातवें में गुटिका है, आठवें में अवलेह है, नौवें में स्नेह है, 10वें में आशा वरिष्ठ, 11वें में धातुओं का शोधन मारण और 12वें अध्याय में रस सिद्ध रस विष शोधन का वर्णन। इस प्रकार मध्यम खंड कुल 12 अध्याय हैं। तो अब यहाँ पे कोटेशन नंबर 13 हम देखेंगे कि क्या लिखा है कि इस सारंगधर संहिता में कुल 32 अध्याय 2600 श्लोकों की संख्या है। ठीक है, उसके बाद कोटेशन नंबर 14 में लिखा है कि न मानेन विना युक्ति द्रव्याणाम जायते क्वचित अत प्रयोग कार्यार्थम मानम मत्रोच्यते मया। इस तरीके से बात बोली है इन्होंने कि बिना तोल के किसी भी औषधि को कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, अतः औषधि के प्रयोग के लिए तोल के विषय में यहाँ कहा गया है। तो उसका मेजरमेंट, उसका जो वेट है वो सब पता होना चाहिए। उसके बिना हम जो है फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते हैं, मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 30 परमाणु का एक त्रिश्रेणु होता है और वंशी शब्द त्रिश्रेणु का पर्याय है। तो यहाँ पे ये मान प्रकरण जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे इनको। एक ट्रिक है, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, इसको एक एक वर्ड उठा के पव मरास यर मासा करके लिखा हुआ है। और इसको हम कैसे करेंगे, 30 663 है ना, 30 663 846, फिर उसके बाद 4 30 638 464। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 30 6 का स्क्वायर 38 464, इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कोटेशन नंबर 18 और 19 आता है। इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत बातें दी हुई हैं कि 6 वंशियों की एक मरीचि होती है। 6 वंशी एक मरीचि होती है। वंशी बोलते हैं धूल की कणी को, और वंश बोलते हैं बांस को। उसके बाद है 6 मरीचों की एक राई होती है, यानी कि जो काली मिर्च होती है। 6 मरीचियों की एक राई होती है, मरीची होता है। और 3 राई का एक सरसों, 8 सरसों का एक जौ और 4 जौ का एक गुंजा। और गुंजा रत्ती और घुंगची ये एक दूसरे के पर्याय हैं। 6 गुंजा का एक मासा होता है, हेम और धान्य मासा के पर्याय हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है। 4 मासे का एक साण होता है, एक शाण का पर्याय शब्द धरण और टंक भी हैं। तो शाण का पर्याय धरण और टंक है ना, शाण धरण और टंक, ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। शाण को एक कोल बोलते हैं। क्षुद्रक, वटक और द्रक्षण इसके पर्याय हैं। कोल के पर्याय कौन से हैं, क्षुद्रक, वटक और द्रक्षण। बेर को भी कोल कहते हैं। बेर जो होता है पदर, उसको भी कोल प्रमाण में मानते हैं। 6 ग्राम का होता है। इस तरीके इससे आगे नीचे लिखा है कि 2 कोल का एक कर्ज होता है, 12 ग्राम एक कर्ज होता है। 2 कोल इजिकल टू एक कर्ज। इसके पर्याय हैं पानी मानी का अक्ष पिचू, बहेड़ा भी बोलते हैं, अक्षपल बोलते हैं बहेड़ा को, इसलिए यहाँ पे अक्ष आया है, प्रकृति में बहेड़ा लिखा हुआ है। पिचू पानी तल, किंचित पानी, तिंदुक विडाल पदक वेरी इंपॉर्टेंट, षोडशी का कर मध्य, हंस पाद,
स्वर्ण, कवल गृह और उदुम्बर। व्यवहार में कर्ज का तोला होता है। देखो यहाँ पे कर मध्य बोला है, यानी कि दो हाथों का जब हम अंजलि बना लेते हैं और उसके बीच में जो आता है वो एक कर्स होता है और दो कोल होता है वो, है ना। और उसको कवल गृह भी बोलते हैं हम, या उदुम्बर भी बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया है। इसके बाद 24 में लिखा है कि दो कर्स का एक अर्धपल होता है, इसका पर्याय है सुक्ति और अष्टमानी का अर्धपल, यानी कि दो कर्स इजिकल टू अर्धपल होगा, आधा पल होगा। इसके सुक्ति और अष्टमानी का इसके पर्याय हैं। दो अर्धपल का एक पल होता है। अब पल के पर्याय कौन कौन से हैं? मुष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुंच, षोडशी और बिल्व। ठीक है, बिल्व भी पल का ही पर्याय है। षोडशी, आम्र, मुष्टि, है ना, ये सब किसके हैं? पल के पर्याय हैं। एक मुट्ठी में जो आ जाता है वो एक पल होता है। दो पल की एक प्रसृति होती है। नेक्स्ट 25 और 26 में लिखा है दो पल की एक प्रसृति होती है और या प्रसृत होता है। ठीक है, फैली हुई अंगुलियां और हथेलियां जो होती हैं उनमें जो आ जाता है दो प्रसृति की एक अंजलि, इसका पर्याय कुड़व है। अर्ध शराब और अष्टमान, दो अंजलि की एक मानिका, इसका पर्याय शराब अष्टपल होता है। फिर उसके बाद है प्रस्थ से आढ़क तक। क्या बोल रहे हैं कि दो शराब का एक प्रस्थ, यानी कि प्रस्थ यानी कि एक शेर की बात हो रही है। और उसके बाद चार प्रस्थ का एक आढ़क होता है। शेर यानी कि 1 किलो जो हम बोलते हैं वही एक शेर होता है। चार प्रस्थ का एक आढ़क होता है, इसका पर्याय भोजन और कंस पात्र। इम्पोर्टेंट है, एक आढ़क में 64 पल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है, देखते हैं। चार आढ़क का द्रोण, इसका पर्याय है कलश, नलवन, उन्मन, घट। तो द्रोण के पर्याय क्या क्या हैं? द्रोण, कलश, नलवन, उन्मान और घट। घट और राशि, दो द्रोण का एक सूर्प होता है, इसका पर्याय है कुंभ। इसमें 64 शराब होते हैं। दो सूर्प की एक द्रोणी होती है, इसका पर्याय वाही और गोणी। देखो द्रोणी, द्रोणी, वाह, गोणी ऐसे करके याद कर सकते हैं, तो वाही और गोणी याद हो जाएगा। और द्रोण सूर्प, है ना, द्रोण सूर्प, इसका पर्याय है कुंभ, याद रखना है। कुंभ और शूर्पणखा याद रखना। शूर्पणखा और कुंभ जो है भाई बहन थे, है ना, ये करके याद रखना। फिर उसके बाद है 30 कोटेशन में लिखा हुआ है चार द्रोणी। चार द्रोणी अगर होगी तो उससे एक खारी बनेगा। देखो ये चार चार, पहले तो ये दो दो वाला याद करते हैं। साल को सान, कोल, कर्स, सुक्ति, पल, प्रसृत, कुड़व, मानिका। देखो सा कोक, सुप, प्रकुप, मानी, इस तरीके से हम याद करेंगे। सा कोक, सुप, प्रकुप, मानी, तो साण हो जाएगा। सा से कोल, ठीक है, क से कर्स हो जाएगा, सु से सुक्ति, प से पल, प्र से प्रसृत, कु से कुड़व और मानी से मानिका। तो ये सब दो दो करके इनके नीचे आ जाएगा, यानी कि दो साण इजिकल टू कोल, है ना, दो कोल इजिकल टू एक कर्स। इस तरीके से ये बोला जाएगा। फिर इसके बाद नीचे कोटेशन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि 1000 पल की एक तुला होती है ना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 32 कोटेशन में कि मासे से खारी तक मास, टंक, अक्ष, बिल्व, कुड़व, प्रस्थ, आढ़क, राशि, गोणी और खारी, ये एक दूसरे का वजन 4 गुना है। जैसे 4 मासे का एक साण होता है, 4 साण का एक कर्स होता है, जैसे हम पीछे बढ़ के आए हैं दो दो वाला, वैसे ही इसको हम एक ट्रिक होती है माटाक्ष, माटाक्ष बिल्ली कुत्ते पर चढ़कर रोई धोखा, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। माटाक्ष, मास, टंक, अक्ष, माटाक्ष, बिल्ली, बिल्व, है ना, कुत्ते, कुड़व, पर, प्रस्थ, चढ़कर, चढ़कर से आढ़क आ जाएगा, रोई से राशि आ जाएगा, धोखा, है ना, इस तरीके से। तो द्रोणी और खारी, इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो राशि का पर्याय द्रोण है और गोणी का द्रोणी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है
द्रव और आर्द्र शुष्क द्रव्यों को जो कि औषधि के रूप में प्रयुक्त की जा रही हैं, तोल गुंजा से लेकर कुड़व तक समान मात्रा में रहेगा। जो हम अभी पीछे पढ़े थे, जैसे धमसत धाया मासा वो वाला जो ट्रिक पढ़े थे, उससे हम उसको याद करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि गुंजा से कुड़व तक का सामान लेंगे। उसके बाद क्या ले रहे हैं, प्रस्थ से लेकर तुला तक द्रव और ताजी औषधियों की तोल 2 गुना लेनी चाहिए, है ना। और तुला से द्रोण तक के द्रव ताजी और औषधियों को 2 गुना नहीं लेना चाहिए, है ना। इस तरीके से इन्होंने बताया है। और तो नेक्स्ट कुड़व पात्र की बात आ रही है, तो कैसे उसका प्रमाण होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई, इस तरीके से करना है। तो 4 4 4 इस तरीके से याद रखना है इसको। तो कुड़व पात्र हमारा हो गया है। उसके बाद हमारा कोटेशन नंबर 36 में एक बात लिखी हुई है कि जिस औषध में जिस द्रव्य का नाम प्रथम हो उसी नाम से औषध का नाम रखा जाता है। जैसे देखो अमृता है, तो अमृता से अमृत आदि घृत बना देते हैं, तो मेन कंटेंट हो गया। रासना अगर मेन कंटेंट है तो रासना आदि क्वाथ हम बना देंगे। इस तरीके से नामकरण कर देते हैं। अब इसके बाद देखो कुछ यहाँ पे बातें हो रही हैं कि 12 सफ़ेद सरसों का एक यव होता है, 2 यव की एक गुंजा और 3 गुंजा का एक वल होता है। तो ये याद रखना है, त्रिगुंजो वल उच्यते, है ना। 3 गुंजा को एक वल बोलते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद इसमें मान की बात आती है। ये 2 टाइप के होते हैं मान के प्रकार, यहाँ पे बोले हैं। एक मगध मान होता है और एक कलिंग मान होता है। ठीक है, तो इनमें ये क्या बोलते हैं कि जो कलिंग देश में अधिक प्रचलित होता है तो इसलिए उसको कलिंग बोल दिया, और मगध यानी कि उत्तर भारत में जो है वो प्रचलित है, इसलिए उसको मगध मान बोल दिया। तो देश के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अकॉर्डिंग इनका नामकरण कर दिया। उसके बाद 44 कोटेशन में क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण कार्य में नई औषधियों का प्रयोग करेंगे, किंतु वाय बिडंग पीपल गुड़ और धान्य शहद और घी पुराना लेंगे। ठीक है, पिपली विडंग और धान्य गुड़ शहद घी। देखो पीविधा करके हम याद रखेंगे। जो हमारे शुष्क द्रव्य हैं लाइक पिपली है, विडंग है और धान्य है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे थोड़ा सा बात आती है गुड़ की, है ना। और फिर हमारे थोड़े सेमी लिक्विड जो हैं जैसे शहद और घी जो हैं, ये जो है कैसे लेंगे हम, पुराने लेंगे। जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, नीचे इन्होंने विमर्श में भी कुछ लिखा है कि नया धान्य मधुर भारी और कफ कारक होता है तथा 1 वर्ष पुराना धान्य पथ्य लघु और हितकारी होता है ना। नया मधु पुष्टिकारक सर और श्लेष्मा वर्धक होता है, जबकि पुराना मधु रुक्ष मेदनाशक तथा लेखन कर्म करने वाला होता है। ऐसा हम सुश्रुत में पढ़ चुके हैं और चरक में भी पढ़ेंगे। इसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट कोटेशन नंबर 45 एंड 46, इसमें लिखा हुआ है गुड़ची कुर्चो वासा कुष्मांडश्च शतावरी अश्वगंधा सहचरी सत्पुष्पा प्रसारिणी प्रयोक्तव्या सद्रव आद्रा द्विगुणा न एव कार्येत। देखो वेरी इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ये 9 द्रव्य यहाँ पे दिए हुए हैं। ताजे पर द्विगुणा न लेने वाले द्रव्य, है ना। जब ये ताज़ा होंगे तो इनको कभी भी 2 गुना नहीं लेना है, ये याद रखना है। ठीक है, और ताज़े लेते हैं इनको गुड़ची कुर्चो वासा कुष्मांडश्च शतावरी अश्वगंधा सहचरी सत्पुष्पा प्रसारिणी प्रयोक्तव्य सदैव आद्रा द्विगुणा नैव कार्यत। इनको सदैव आद्र यूज करना है और 2 गुना कभी नहीं लेना है, ऐसा इन्होंने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है औषध सेवन काल वाला। देखो काले अनुक्ते प्रभाते, अगर काल अनुक्त यानी कि काल नहीं बताया किसी मेडिसिन के बारे में तो सुबह लेंगे। स्याद अंगे अनुक्ते जटा भवेत, अगर कोई
मेडिसिन जो भी हमारे द्रव्य होते हैं, अगर उसका कोई अंग बताया नहीं है कि उसका पत्र लेना है या फूल लेना है या जो भी चीज़ें हैं उसकी जो हम ले सकते हैं पंचांग में से, अगर नहीं वहाँ पे मेंशन किया है तो हम उसकी जटा लेंगे। भागे अनुक्ते तु साम्यम, अगर भाग नहीं बताया कि कितना क्वांटिटी में लेना है तो समान भाग लेंगे। स्यात् पात्रे अनुक्ते च मृण्मयम्, अगर बर्तन नहीं बताया है, ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन लेंगे। द्रव्य अनुक्ते जलम, है ना, तो द्रव की बात आती है तो जल। ग्राह्य तेल अनुक्ते तिलोद्भवम, तो अगर तेल की बात आती है, तेल का नहीं बताया है तो तिल का तेल लेंगे। उसके बाद पुनरुक्त द्रव्यमान, जिस योग में जो द्रव्य दो जगह कहा गया हो उसे चिकित्सक को मात्रा में से दुगनी लेनी चाहिए। तत्वज्ञों का मत है इसे भूल न समझा जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि एक ही फॉर्मुलेशन में और एक ही द्रव्य अगर 2 बार आ गया है और 2 बार ही उसका मान बताया है तो वो हमें 2 बार ही लेना है। ऐसा नहीं समझे कि ये बता दिया है, गलती से लिख गया होगा, तो वो नहीं समझना चाहिए। उसके बाद है रक्त श्वेत चंदन की व्यवस्था। देखो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रेड लेक और ऐसे करके हम याद करते हैं, यानी कि लेप और क्वाथ, इस तरीके से हम करते हैं। देखो क्या लिखा है इन्होंने कि चूर्ण घृत आसव, लेहे तथा गुटिका में श्वेत चंदन तथा क्वाथ और लेप में प्राय लाल चंदन का प्रयोग करते हैं। तो हम हमेशा याद रखते हैं कि रेड लेक, है ना, तो लेप और क्वाथ में हम जो है रेड यानी कि रक्त चंदन यूज़ करते हैं और बाकी सभी में हम श्वेत चंदन यूज करते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है ये। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सवीर्यता अवधि की बात आती है। सिद्ध औषधियों का काल व्यतीत हो जाने पर गुणहीनता, ठीक है, तो ये गुणहीन होने के बारे में बता रहे हैं कि जंगल से लाई हुई कास्ट औषधि जो हम लेके आते हैं वो 1 वर्ष तक ही चलती हैं, उसके बाद उनमें गुण जो हैं वो कम हो जाते हैं, है ना। सवीर्यता अवधि जो है उसकी कम हो जाती है। उसके बाद है मासा द्वा तथा चूर्णम, है ना, तो चूर्ण की बात आ रही है। तो 2 महीने तक ही चूर्ण चलता है, उसके बाद वो हीन वीर्य हो जाता है। हीनत्वम गुटिका ले लभेते वत्सरात परम, है ना, 1 साल तक के लिए गुटिका की बात होती है ना, उसके बाद वो हीन हो जाएगा। सयूर घृत तेलाद्या चतुर्थ मास सादिका तथा, देखो इन्होंने ये जो है ना ऐसे करके बताया कि 16 महीने के बारे में बोला है कि घृत तेल, है ना, तो ये कितना 16 महीने तक चलता है। औषध्यो लघु पाका सयु निवार्य वत्सरात परा, है ना, जो लघु पाक औषधि होती हैं उनकी बात ये कर रहे हैं, तो वो वत्सरात परम 1 साल तक पुराणाम सयूर गुण युक्ता आसवो धातवो रसा, है ना, तो धातु रस औषधि जो होती हैं, आशा वरिष्ठ जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, जितने पुराने हो उतने ही अच्छे होते हैं। आगे देखो यहाँ एक बात इन्होंने कही है कोटेशन नंबर 56 और 57 में कि त्रिव्य ग्रहण करने के लिए प्रातः काल उठकर स्थावचित्त से शुभ दिन देखकर पवित्रता से सूर्य के आगे खड़े होकर नमस्कार करें। हृदय में शिव का ध्यान कर मौन भाव से साधारण भूमि में उत्पन्न हुई उत्तर दिशा में स्थित द्रव्य को ग्रहण करना चाहिए। और एक बात और होती है कि जो औषधि विंध्य पर्वत में जो होती है, देखो थोड़ा ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि विंध्य पर्वत पर उत्पन्न औषधि आग्नेय होती है और हिम पर्वत पर उत्पन्न औषधि सौम्य होती है, तो ये याद रहना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है ऋतुओं के अनुसार औषधि का ग्रहण काल। शरद खिला कायार्थम ग्राह्यम रसम औषधम विरेक वमनार्थ च वसंतांते समाहरेत, है ना, इस तरीके से इन्होंने बात कही है। शरद
खिलकार्थ्यार्थम, जो वाली जो बात इन्होंने कही है ये उसके लिए है, उल्लेखन है ना। जो वाली जो बात थी, शरद में जो है सभी प्रकार की जितनी भी रसौस्तियाँ हैं, जो भी सभी कार्य करने वाली होती हैं, उन सभी को हम शरद ऋतु में इकट्ठा करेंगे। लेकिन विरेक वमनार्थम च वसंतांते समाहरेत, तो वमन और विरेचन वाली जो औषधियाँ हैं वो वसंत के अंत में हम इकट्ठा करेंगे। अब यहाँ पे कोटेशन नंबर 60 और 61 की बात आती है कि क्या ये बोल रहे हैं, औषधि के ग्राह्य अंग अति स्थूल जटा या सेयुस तासाम ग्राह्य त्वचो बुधई। तो अगर बहुत ज़्यादा मोटी उसकी जड़ हो गई है ना, तो उसकी क्या लेंगे हम, त्वचा है ना। जटा बहुत मोटी हो गई है तो हम उसकी त्वचा लेंगे, यानी कि उसकी बार्क लेंगे है ना, छाल लेंगे। ग्रहिणीय अत सूक्ष्म मूलानी सकल अन्यापि बुद्धिमान। ठीक है, तो आगे ये बोल रहे हैं कि जिसकी जड़ पतली हो गई उसका सर्वांग, यानी कि उसके सभी लेंगे, मूल, पत्ते, फल, शाखा, सारी चीज़ें लेंगे है ना। फिर उसके बाद नैग्रोध आदि की त्वचा लेंगे। नैग्रोध जो पौधा होता है उसका हम क्या लेंगे, उसकी बार्क लेंगे है ना, उसकी छाल लेंगे। सार स्याद बीजक आदि, तो बीजक आदि यानी कि विजय सार जो होता है उसका सार ही लेते हैं, नाम से भी विजय सार ही है। विजय सार यानी कि बबूल, खैर, महुआ, बहुत सारे इसमें द्रव्य आ जाते हैं। उसके बाद ताली शादेश्च पत्राणी, ताली शादी, ताली शादी का पत्र लेते हैं। तालिश पत्र जब भी हम पढ़ते हैं इसको तालिश पत्र के नाम से ही पढ़ते हैं मोस्टली। पत्रम फलम स्यात त्रिफलादि है ना, तो इसमें तालीस आदि से धिक्कार, पान आदि के पत्ते लेते हैं। त्रिफलादि शब्द से प्रियंगु, बेर, मैन फल इत्यादि के फल लेते हैं। और धाय आदि शब्द से धातक्य, धातकी पुष्प है ना, धातक्य आदिश्च पुष्पाणि स्नुह्य आदि क्षीर, धातकी पुष्प होता है। इसके साथ में और भी होते हैं, धातकी के साथ सेवती, कुमुद, गुलाब आदि ऐसे इन्होंने दे रखे हैं, बट हमें मेन याद रखना है। और स्नुह आदि क्षीरम आदि, स्नुही का क्षीर लेते हैं ना, और इसके जैसे और भी होते हैं उनका भी दूध लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।